बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोइनुद्दीन नवाब लंदन से यूरो एशिया टॉक शो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते का आपने हमारा प्रोग्राम देखा और मुझे बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है और काफ़ी लोगों ने जो है हमारा प्रोग्राम को पसंद किया और जितने भी तज्ज़िये हुए जो भी हुए वो सब लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। और मेरे साथ जो है सायरा क़य्यूम है और इन्होंने जो कुछ भी जितना भी तज्ज़िया किया लोगों ने बहुत पसंद किया। सायरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई इस बात की सुन के कि हमें प्रोग्राम के जो फीडबैक मिला है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर द पब्लिक एंड द पीपल लाइक अवर प्रोग्राम। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड उम्मीद करती हूँ कि जो बातें हमने और आपने कही होंगी वो लोग उस पर अमल भी करें और अपने मुल्क को फ़ायदा भी पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज का जो है हम गुफ्तगू करेंगे सायरा से, उसमें हमने आज बात करेंगे जमहूरियत और डिक्टेटरशिप जो है। ये हम पहले मरले पे जो हमारा जो होगा उसमें बातचीत करेंगे जमहूरियत और डिक्टेटरशिप, यानी पाकिस्तान में कितना अरसा जो है ये जमहूरियत रही है और कितना अरसा जो है डिक्टेटरशिप यानी कि मार्शल लॉ रहे हैं या फौजी हुक्मरान रहे हैं। और देखेंगे कि उस वक्त जो है मतलब कि इन दोनों मतलब अदवार में जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में जो है वो लोगों के साथ कैसा बर्ताव हुआ और कैसा रहा। मैंने जो सर्वे किया है और अपनी मेरी एक राय भी है कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है उसे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत हो। गरीब आदमी को रोज़गार चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए और महंगाई का खात्मा चाहिए। उसे बिल्कुल कोई शौक नहीं है सियासत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उसके घर का खर्चा अगर चलता रहे, वो खुश रहे, तो वो कहता है कि जो भी हो उसे खुशी है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो इस हवाले से जो है अपना मैं सायरा से जो है गुफ्तगू शुरू करते हुए बात करूंगा। सायरा, पाकिस्तान में 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए और 75 साल के अंदर जो है हमारे यहाँ वज़ीर आज़म भी आए हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी आए हैं और सदर भी आए हैं और सदर जो है यूनिफॉर्म में भी आए हैं। तो मेरा पहला जो है आज आपसे सवाल है और हमारी नाज़रीन के लिए आपका तज्ज़िया है कि पाकिस्तान में आप ये बताइए कि जमहूरियत या डिक्टेटरशिप, इनमें से कौन सी चीज़ 75 साल में कामयाब रही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक मुल्क को फल फूलने के लिए जमहूरियत जो है वो मेन किरदार अदा करती है, क्योंकि लोगों को अपने हुकूक के लिए जंग करना होती है, अपने वोट का इस्तेमाल करना होता है, अपने हुकूक की एक पूरी लाइफ लाइन जो होती है, उनकी एक पोलिटिकल सियासी करियर होता है, उसको फ्लरिश करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं कि जी फौज आ जाती है, मार्शल लग जाता है, फौज ने मुल्क को क्या कहते हैं सियासत में आ गई है। अब मुझे ये बताएं कि 75 ईयर्स से आपकी गवर्नमेंट को कितनी लोगों ने, कितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी हैं डेमोक्रेसी और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने किस किस ने 5 साल पूरे किए हैं मुझे बता दें। काउंटलेस आपको मिलेंगे, 2-3 ही, ठीक है। नंबर 1, अच्छा जमहूरियत में मार्शल लॉ क्यों लगता है, फौज क्यों आती है? देखिए, फौज हमारे मुल्क की बका के लिए है। फौज आपके मुल्क को तरक्की की तरफ देखने के लिए होती है, तरक्की की तरफ गामजान करने के लिए होती है। और पूरी दुनिया में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फौज हम हमेशा मुल्क के दाखिली और इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स में बराह रास्त होती है। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। ये किसी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हो, अंडर डेवलप हो, साइलेंटली या फौज का काम हमेशा हमेशा रहता है, क्योंकि मुल्क को बचाना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ा जाता है, वहां पे करप्शन होती है। जब देख रही होती है फौज के मुल्क करप्शन की तरफ दौड़ रहा है, डॉलर्स जो है वो आपका हाई पे हाई चला गया है, मुल्क के हालात खराब हैं, गैस की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और चोरियां भी साथ साथ। तो मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो पार्टीज के हालात चल रहे होते हैं और जब मुल्क जा रहा होता है बिल्कुल करप्शन की तरफ और बिल्कुल क्या कहते हैं बैंकरप्सी की तरफ जा रहा होता है, कितनी दफा डिफॉल्ट होते होते बचाए, तो फौज क्या का तमाशा देखेगी बैठ के? ऑफ कोर्स फौज ये जो आपके मुल्क को बचाती है। अब फौज आती क्यों है ये मैं आपको बता दूं। करप्शन इतनी हाई हो जाती है,
महलात तैयार हो जाते हैं, फॉरेन फंडिंग आपकी बंद हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोगों ने क्या कहते हैं पेरिस में, दुबई में, लंदन में क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी होती है, और फौज को हर एक का अकाउंट और हर एक की एक्टिविटीज का पता होता है। ये और बात है कि ना बताए, कि जनरली मैं आपसे बात कर रही हूँ, फॉरगेट अबाउट द पाकिस्तान, फौज को सब पता होता है, किसी भी मुल्क की फौज को, क्योंकि आजकल इंटेलिजेंस बहुत हाई है और हमारी सर्विसेज, हमारी इंटेलिजेंस पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस उसमें आती हैं। तो जब करप्शन आपकी इतनी ज्यादा हो जाती है और जब मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब आ जाता है, तो फौज के पास कोई चॉइस नहीं होती कि अपने मुल्क का दिफा करे। ये सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क की है। आपने जो बात कही कि जी गरीब आदमी को रोटी और चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आज एक गरीब आदमी को भी ये पता होता कि कौन से आदमी ने कितने मिनिस्टर्स के पास कितनी प्रॉपर्टी और कितनी प्रॉपर्टी उसने बाहर बनाई है। अब जो देखिए, ये दौर अभी मोबाइल टेलीफोन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, गूगल कर लें आप। और पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के अंदर उन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, बचाने के लिए दूध वाला, गोश्त वाला, कुल्फी वाला, बाजार में ग्रोसरी वाला, इनके अकाउंट्स को ऑपरेट किया, जो बड़े मंजर आम पर आए हैं, आ भी चुके हैं। अगर ये करप्शन बंद हो जाए और जमहूरियत को फरोग दिया जाए, इंसानियत के हुकूक की पामाली ना की जाए और करप्शन फ्री मुल्क बनाया जाए, तो फौज अपना ही काम करेगी, आपकी डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं छेड़ेगी। लेकिन अब पाकिस्तान में इलेक्शन होने की तारीख जो है, मैं गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 1.5 साल, 2 साल, पौने 3 साल से सुन रही हूँ। आप एक बताएं मुझे ये बात कि आपका मेन सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का लीडर आपका अंदर है, आपके मिनिस्टर्स पीटीआई के सारे अंदर है, वो एक अपोजिशन पार्टी रही है ना आपके लिए, आपके पास अपोजिशन ही नहीं है, तो आप क्या इंतखाब कराएंगे? आप ये देखिए, इससे पहले कि आप इंतखाबात का सोचें और एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है इंतखाब कराओ, ओ भाई इंतखाब तो हो जाएंगे, ऑफकोर्स इवेंचुअली होंगे, लेकिन आपकी पार्टी के लोग ही अंदर हैं। आप इलेक्शन कैसे कराएंगे जहां पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है? ये दो जो पार्टीज ने इकट्ठी थी, पहले एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, अब उन्होंने कहा तू अपोजिशन हो जा, मैं अपोजिशन हो जाऊं, तू अपोजिशन हो जा, और इंतखाब होते हैं। ये क्या बंदरबाट है? जमहूरियत आप इसको कहते हैं? सबसे पहले इलेक्शन से पहले, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने से पहले, आपको तमाम पार्टीज के पॉलिटिकल जितनी भी गिरफ्तारियां उनको रिलीज करना होगा, उनको रहा करना होगा बगैर किसी चार्ज के। उसके बाद आप जो जो केसेस चल रहे हैं जिनके, उनको कैरी ऑन करें। हम पाकिस्तान की क्या कहते हैं अदालत के जो भी अहकाम हैं उनको ओबे करते हैं, उनको हम नहीं छेड़ रहे। लेकिन आपने तो हजारों औरतों को अंदर किया हुआ है, हजारों मर्दों को अंदर किया हुआ है। इलेक्शन किसके होंगे? कैसे इलेक्शन होंगे? आपके पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है इलेक्शन का। आपने पीटीआई के जो मेन क़यादत है इमरान खान, उसको अंदर कर दिया। अगर उसको तोशा खाना केस में अंदर ही किया था तो पूरी दुनिया कहती है 1947 से अभी तक तोशा खाना का रिकॉर्ड निकाल लो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। एक टेक्निकल मिस्टेक उससे हुई है, मैं ये नहीं कहती कि वो पवित्र है। इमरान खान से एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है जिसने वो एक्सेप्ट भी किया और बाकायदा बगैर किसी उसके वो जेल चले गए, ये बात भी सही है। आपने महमूद कुरैशी को साइफर केस में अंदर कर दिया, आपने सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी हैं वो उनको अंदर किया हुआ। तो इलेक्शन कैसे होगा ये तो कोई सोचे। आप इलेक्शन पे जोर लगाते हैं, या तो उनको सजाएं देके अंदर कर दें या उनको क्लियर कर दें। तो आपके पास एक पैनल, एक सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन कराने का। ऐसे इलेक्शन नहीं होते। फिर वही होगा कि पीटीआई ही जीतेगी और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा वो आप भी और मैं भी जानते हैं। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर क्या कहते हैं जीतेगी तो पीटीआई। ये आप देख लें। मैं पीटीआई के बिल्कुल भी फेवर में नहीं, मैं नून लीग के फेवर में नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के फेवर में नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल पार्टीज, बट पीटीआई हर बच्चे, हर जबान पर इंटरनेशनली लोगों के दिलों में बसती है। हाँ, मैंने उस दिन भी ये कंडेम किया था 9 मई के इंसिडेंट को, और आज भी कंडेम करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन जब होगा, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को फ्री और क्या कहते हैं उनको आजाद किया जाएगा बगैर किसी चार्जेस के। हाँ, अगर उन्होंने कुछ किया है तो डेफिनेटली उनको सजा दे। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को आप ऐसे अंदर उठा के नहीं कर सकते। आपको उनको रिलीज करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आके सारी जमातें पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए इकट्ठी हों और फिर आप सोचें। ये इस तरह से इलेक्शन, एक पाकिस्तान इतनी बड़ी, पाकिस्तान एक क्या कहते हैं इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी
एटमी तमन्नाई का मुल्क है जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। मैं कहती हूँ दुनिया को छोड़ के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल पे, इंटरनेशनल मीडिया में, आप किसी भी जगह देखिए पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कौम है। हम पाकिस्तानी अपने मुल्क की फौज, अपने मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, वाकई जमहूरियत हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन किया जाए और पाकिस्तान आगे जाए। पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, हमारे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, हमारे पास टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं। लेकिन ये सब कुछ जब होगा जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और करप्शन का खात्मा होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम वो करप्शन है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में आप जो मार्शल्ला की बात कर रहे थे, फौज की डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत, मार्शल्ला जो है उसकी मौत है। तो जितने भी काम आप कर रहे होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, मार्शल्ला आने के बाद, फौजी हुकूमत आने के बाद वो सीज्ड हो जाते हैं और फिर पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। डेमोक्रेसी में काम जरूर हो रहे होते हैं, करप्शन भी उरूज पर होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने के लिए, मैंने पहले भी कहा, बार बार भी कहा, हर चैनल पे कहती हूँ, पाकिस्तान को सिर्फ एक काम करना है, करप्शन का खात्मा करने के लिए इनको टांगना होगा। मुल्क का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। मुल्क का पैसा मुल्क के गरीब आवाम पे खर्च होना चाहिए। जितनी भी करप्शन लोगों ने की है, जहां जहां पकड़ दकड़ हुई है, मैं फौजी अदालतों से और जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, फेयर एंड फ्री ट्रायल करें। आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। आपको उन गरीब आवाम का पैसा गरीब पे खर्च करना है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ऐसे ये मुल्क नहीं चलेगा। आपको सजाओं में वाकई सजा देनी पड़ेगी। गरीब और अमीर का एक ही ट्रायल होना चाहिए, एक ही सजा होनी चाहिए। एक को आप बाहर भेज दें, एक को अंदर कर दें और आप इलेक्शन कराएं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनली सबकी नजरें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और हम देखेंगे। उसका एक ही तरीका है, क्या? आपको पॉलिटिकल वर्कर्स को फ्री करना होगा, मेन क़यादत को लेके बैठे और सब मिलके, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुल्क की बका के लिए एक प्लेटफॉर्म पे होके इलेक्शन लड़े और लोगों को उसका राइट दें कि आप अपने इलेक्टेड मेंबर को इलेक्ट करें और आप इलेक्शन में उससे काम करवाएं। ये एक तरीका है, बहुत आसान है लेकिन कठिन है और करना होगा। आज नहीं तो कल ये होगा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और लोगों को हक रादही होगा कि आप अपनी मर्जी से वोट डालें। स्पेशली वोटिंग के दौरान में जो करप्शन होती है वो साउथ पंजाब एंड इंटीरियर सिंध, ये 2 जगहों पर जो करप्शन होती है, जहां पे वोट जो है वो आप सब जानते हैं। मैं कभी इंशाल्लाह डिक्लेयर भी करूंगी। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं बार बार ये 3rd टाइम इसी प्रोग्राम में कह रही हूँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। और एक जमाना था हमारे पास चाइनीज डॉक्टर्स होते थे, हमारे पास ईरानी होते थे, हमारे पास टर्किश होते थे। जब मैं छोटी सी थी तो ये लोग घूम रहे होते थे गोरों की तरह, तो मैं अपनी अम्मी अब्बा से पूछती थी, है गोरा भी हमारे मुल्क में होता है? तो फिर मेरे वालिदैन मुझे बताते थे, नहीं ये वहां से आए। वो हमारा एक डाउ मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एमसी, जितने भी हमारे कॉलेजेस थे वहां पे बाहर के लोग आके पढ़ते थे। आज पाकिस्तान के लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान तो एक कायदे आज़म ने नहीं बनाया था। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं यूरो एशिया टॉक और हमारी तज्ज़िया निगार जो है सारा खियूम है और आज का टॉपिक हमने रखा हुआ है जमहूरियत और डिक्टेटरशिप। हम इस वक्त जो है, क्योंकि इनसे सायरा से बात भी कर रहे हैं और साथ ही हम ये इनसे सायरा से ये भी पूछेंगे कि 75 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 75 साल में तकरीबन अगर देखा जाए तो 30 साल तक जो है वो तो रही है अपना डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में रही है और बाकी जो हिस्सा है उसमें जो है वो जो भी है टूटी फूटी जमहूरियत जो है वो रही है। ठीक है, अब देखना ये है कि 30 साल जो फौजी हुक्मरानों का दौर था और 35 साल की जो टूटी फूटी जमहूरियत थी, अवाम जो है वो किससे मुतमईन थे? अवाम जो है क्या फौजी डिक्टेटरशिप के जो अदवार थे उनसे मुतमईन थे, या कि जो हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ पीरियड्स के लिए जो है अपना जो है वजीर आज़म आते रहे हैं और उस दौर में जो है ये अवाम खुश थे? तो ज़रा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि अवाम किससे जो है वो मुतमईन रहे हैं या मुस्तकबिल में भी जो अवाम क्या देखना चाहते हैं कि आइदर कोई मतलब फौजी डिक्टेटरशिप ही आए मुल्क को चलाने के लिए या कि कोई
डेमोक्रेसी के नाम पे कोई सिविल हुकूमत है। देखिए, मैंने अभी कहा कि जमहूरियत में मार्शल का आना या फौजी हुकूमत का आना उसकी जमहूरियत की एक मौत है, लेकिन लोगों को पीस चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहिए और लोगों को महफूज नींद चाहिए जहाँ पे टेररिज्म ना हो। जो सबसे बड़ी मौत हमारे पाकिस्तान की आज तक है, अभी 10 मिनट पहले भी मैंने देखा 2 फौजी मारे गए। पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों से डिफरेंट ममालिक की तंजीमें आम आदमियों के रूप में काम करती हैं, जिसका नुकसान हमारी मईशत को होता है, जिसका नुकसान हमारे फौजियों को होता है, हमारी रेंजर्स को होता है, हमारे पुलिस को होता है, जिनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मसला है। दूसरा मसला जो आपने सवाल किया, डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि वो अपनी सुकून की नींद सोए, हर आदमी चाहता है उसके बीवी बच्चे महफूज हों, हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल जाएं तो महफूज हों। तो ये जब मार्शल्लाह आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, और जब सिविलियन हुकूमत ख़त्म हो जाती है या डिक्टेटरशिप आप जिसको कहते हैं वो आ जाती है, तो लोग फिर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।